वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में जो आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है उनमें से हमने पाषाण काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्ण कर लिया था, उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, वैदिक काल। और उस वैदिक काल के अंदर जिस साहित्य की रचना हुई उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं और उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। वैदिक साहित्य के अंदर वेद साहित्य यानी 4 वेदों के बारे में देखा था, फिर ब्राह्मण साहित्य, फिर आरण्यक साहित्य और उसके बाद में उपनिषद साहित्य हमने पढ़ लिए थे। अब आज की क्लास में देखिए हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। पहले देखिए वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो नई सभ्यता सामने आई उसे हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। इस वैदिक काल का जो टाइम था वो था 1500 से 600 बीसी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। इस सभ्यता की प्रवर्तक आर्यों को माना जाता है। इनको आर्यों को, तो इसे कभी कभी आर्य संस्कृति भी कहते हैं। आर्य संस्कृति या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। पीछे हमने देखा था कि वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा। कौन सा? पहला ऋग्वैदिक काल। इसका जो समय था वो था 1500 से 1000 बीसी। और जो दूसरा था वो था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1000 से 600 बीसी। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। जैसा कि हमने अभी देखा कि इस वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक किसको मानते हैं? आर्यों को। देखिए आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। इन आर्यों की जो भाषा थी वो भाषा थी कौन सी? संस्कृत। भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य क्या थे? बुद्धिमान थे। बुद्धिमान व योद्धा थे, कुशल योद्धा। लड़ाई करने की इन्हें अच्छी जानकारी थी। अब देखिए ये आए कहां से, यानी इन आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था, इसके बारे में देखिए अलग अलग विद्वानों एवं अलग अलग साहित्यकारों के या इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत है। उनके बारे में देखते हैं कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार सबसे पहले देखिए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। कहां से? तिब्बत से। फिर आए बाल गंगाधर तिलक, BGT, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा कि आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसके बाद 3 नंबर पर टेका व हर्ट। इन्होंने कहा कि आर्य कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। कहां से आए थे? जर्मनी से। फिर 4 नंबर पर आते हैं गंगाधर झा। गंगाधर झा, इन्होंने कहा कि ये कहां से थे? मध्य भारत से। और अंत में मैक्स मुलर।
इसने कहा कि आर्य किस कहां से आए? मध्य एशिया से। देखिए, दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव से, पेक्का हटने का जर्मनी से और गंगाधर जाने का मध्य भारत में थे, और मैक्स मुलर ने कहा मध्य एशिया से आए। इनमें से जो सर्वमान्य मत है वो है मैक्स मुलर का। ज्यादातर इतिहासकार या विद्वान मैक्स मुलर को क्या मानते हैं? सही मानते हैं। वो कहते हैं कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। अब देखिए, इन्होंने किस आधार पे कहा कि तिब्बत से आए या उत्तरी ध्रुव से आए, जर्मनी से आए या मध्य भारत से थे या फिर मध्य एशिया से? इन बातों में हमें इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और हम कंपटीशन की तैयारी करने वाले इनका एक निचोड़ निकालते हैं। हालांकि इस निचोड़ निकालने के पीछे माथापच्ची बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किस आधार पर कहा, क्यों कहा, इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है। कितनी? 5 थे। कौन? दयानंद सरस्वती कहां से बताया? तिब्बत से। बाल गंगाधर तिलक ने कहां से बताया? उत्तरी ध्रुव से। पेक्का हट ने कहां बताया? जर्मनी से। गंगाधर झा ने कहां बताया? मध्य भारत। और मैक्स मुलर ने कहां बताया? मध्य एशिया। ये मैक्स मुलर वाला याद रखना। अब ये आर्यंस आ तो गए, आकर बसे कहां? तो कहते हैं कि आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। सप्त सिंधु प्रदेश यानी ऐसा क्षेत्र जहां 7 नदियां बहती है। कौन सी 7 नदियां? देखिए, एक तो हो गई सिंधु, सिंधु, और 5 उसकी सहायक नदियां, 6 हो गई, और 7वीं सरस्वती, सरस्वती नदी। इन 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। अब कहते हैं कि आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी, जो पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। कौन सी? सरस्वती। कि सर हमें क्या पता कि आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। किस प्रकार कह सकते हैं कि देखिए, हमने पढ़ा था ऋग्वेद पिछली क्लास में। वैदिक साहित्य के अंदर हम 4 वेदों का अध्ययन किया था, उसमें से हमने एक वेद पढ़ा था, पहला वेद था ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में हमने कहा था कि 10 मंडल और 1028 क्या है? सूक्त है। कितनी? 1028। उन 1028 में एक सूक्त है नदी सूक्त। कौन सा? नदी सूक्त। ये सिर्फ नदियों के बारे में बताता है। इस नदी सूक्त में क्या बोला गया? सरस्वती को नदीतमा। क्या कहा गया है? नदीतमा, यानी नदियों की मां। तो ये क्या है? सरस्वती नदी इनके लिए क्या हो गई? पवित्र हो गई। और इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो थी सिंधु। सिंधु नदी क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण थी, याद रखना। सरस्वती नदी तो क्या होगी? पवित्र। और सिंधु नदी क्या होगी? सबसे महत्वपूर्ण नदी। अब देखिए, गंगा, गंगा व सरयू, इन नदियों का उल्लेख मिलता है सिर्फ ऋग्वेद में एक बार। गंगा व सरयू का उल्लेख एक बार मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख मिलता है 3 बार। यमुना का कितनी बार मिलता है? 3 बार। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा, सरयू और यमुना नदी के बारे में आर्यंस ऋग्वैदिक काल में बहुत कम जानते थे। हो सकता है कोई एक या 2 इंसान यहाँ गए होंगे और उन्होंने इस गंगा, सरयू या यमुना नदी का क्या किया होगा? ऋग्वेद में जिक्र किया होगा। अब देखिए, एक पर्वतमाला का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद काल में। कौन सा? देखिए, हमने वैदिक काल वेद के बारे में पढ़ रहे थे, आप वेदों के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था ऋग्वेद। ऋग्वेद में मैंने बताया 10 मंडल और 1028 सूक्त थे। उस 10 मंडल में से हमने पढ़ा था कि 9वां मंडल क्या है? पूर्णतः सोम को समर्पित है। और हमने देखा था कि सोम का निवास स्थान कहाँ है? मुजवंत पर्वत। कौन सा? मुजवंत पर्वत। तो ऋग्वेद काल में जिस पर्वत का उल्लेख मिलता है वो कौन सा है? मुजवंत
पर्वत। इस पर्वत के बारे में जो उल्लेख किया गया है कि सफेद बर्फ की चादर से ढका था, जड़ी बूटियां मिलती थी, और इन सब के बारे में जो बताया गया है उस आधार पे हम बोल सकते हैं ये मुजवंत पर्वत उस समय या आज के समय क्या है, हिमालय। हिमालय को क्या बोलते थे, मुजवंत पर्वत बोलते थे। अब देखिए एक कोई अभिलेख मिला है, कहां से, देखिए बेगाज़कोई अभिलेख, ध्यान रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेगाज़कोई अभिलेख कहां से, एशिया माइनर या बोल दो टर्की, आज के टाइम कब का है, 1400 बीसी का, 1400 बीसी का। इसके अंदर हमें चार क्या मिले, चार सनातनी देवताओं के का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा, इंद्र, वरुण और नास्ते, इन तीन, और एक और था, वो था मित्र। कौन सा, मित्र। इंद्र, वरुण, नास्ते और मित्र, ये चार सनातनी देवताओं का मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्यंस कहां तक थे, एशिया माइनर या टर्की तक फैले हुए थे। किस आधार पर, बेगाज़कोई अभिलेख के आधार पर, और ये अभिलेख कब का है, 1400 बीसी का। अब देखिए कि ये आर्यंस थे, उनका समाज किस प्रकार था, सामाजिक जीवन किस प्रकार था, इनकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, और इनका राजनीतिक जीवन क्या था, कौन कौन से धर्म मानते थे, या किन देवताओं की पूजा करते थे, या साफ साफ शब्द हम बोले तो धार्मिक जीवन, इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए ऋग्वैदिक काल के आर्यंस का सामाजिक जीवन कि वो किस प्रकार रहते थे, उनका समाज कैसा था, सामाजिक जीवन। अगर बात करें आर्यों के सामाजिक जीवन की ऋग्वैदिक काल में, तो आर्यों का जो समाज था वो था पितृसत्तात्मक, यानी पुरुष प्रधान समाज था। क्या था, पितृसत्तात्मक, या बोल सकते हैं पुरुष प्रधान समाज था। और परिवार किस प्रकार रहते थे, परिवार मिलते थे संयुक्त परिवार प्रणाली थी। आज के टाइम में क्या है, एकल परिवार रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में दादा, पिता, बेटा, काका, ताऊ, ये सब क्या रहते थे, एक साथ मिलकर रहते थे। तो इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली। आज के टाइम में भी गांव में कहीं कहीं 1, 2, 4, 5, 4 घर देखे जा सकते हैं, तो क्या रहते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं। अब देखिए वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में क्या मिलता है, 4 वर्ण व्यवस्था का। कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब वर्ण व्यवस्था का उल्लेख तो मिलता है, क्या, वर्ण व्यवस्था। यह वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, किस पर आधारित थी, जन्म आधारित थी या कर्म आधारित थी। तो देखिए जो ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था है वो थी कर्म आधारित। जन्म आपका किसी भी जाति में हुआ हो, वो कोई मैटर नहीं करता था, मैटर करता था सिर्फ कर्म। आप किस प्रकार के कार्य करते हैं या कर्म करते हैं, उस आधार पर आपका क्या होता था, वर्ण निर्धारित होता था। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा ज्ञानी है, नॉलेज वाला बंदा है, तो उसको क्या बोलते थे, ब्राह्मण। कोई लड़ाई में अच्छा है, युद्ध कला में निपुण है, उसको क्या बोलते थे, योद्धा। कोई व्यापार करने में होशियार है या व्यापार करने में उसकी रुचि ज्यादा है, अच्छा है, तो उसको क्या बोलते थे, वैश्य। इस प्रकार क्या था, कर्म आधारित क्या था, वर्ण था। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में जन्म आधारित वर्ण। क्या है, जन्म आधारित। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कोई क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है तो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। और जन्म आधारित बोल सकते हो या
जाति आधारित वर्ण व्यवस्था बोल सकते हो। लेकिन ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी कर्म आधारित। अब देखिए कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी। क्या महिलाओं की स्थिति, बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी थी। सर किस प्रकार अच्छी थी, तो देखिए सबसे पहले तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। क्या था, एक नंबर देखिए शिक्षा का अधिकार। फिर इन्हें वर चुनने का अधिकार था, वर चुनने का अधिकार। एक तो देखिए शिक्षा का अधिकार, दूसरा वर चुनने का अधिकार। और यहां क्या नहीं प्रचलन थी, दहेज प्रथा। दहेज का प्रथा का क्या नहीं था, प्रचलन नहीं था। शिक्षा का अधिकार है, इसमें देखिए हमने ऋग्वेद पढ़ा था, ऋग्वेद में हमने देखा था गोसा। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें कुछ नाम मिलते हैं विदुषी महिलाओं के, गोसा, लोपामुद्रा, अपाला, ये क्या थी, विद्वान महिलाएं थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को क्या था, शिक्षा का अधिकार था। अब एक विशफला महिला का भी उल्लेख मिलता है। यह महिला क्या थी, योद्धा, यानी महिलाओं को युद्ध में जाने का भी अधिकार था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, अच्छी थी। यहां पर देखिए न तो बाल विवाह है और सती प्रथा, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया या दहेज हो गया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पुनर्विवाह के क्या मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। किसका, पुनर्विवाह का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में एक नियोग प्रथा, क्या, नियोग प्रथा का प्रचलन था। सर ये नियोग प्रथा क्या होती है, मान लीजिए कोई स्त्री क्या हो गई है, विधवा हो गई है, तो वो पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर या अन्य किसी पुरुष के साथ क्या बना सकती है, संबंध बना सकती है। इसको क्या बोलते हैं, नियोग प्रथा। विधवा महिला या कोई अन्य महिला जो अपनी मर्जी से अपने देवर या अन्य पुरुष के साथ क्या बना सकती है, संतान प्राप्ति के लिए, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए कुछ समय क्या बना सकती है, संबंध बना सकती है, उसको बोलते हैं नियोग प्रथा। और कुछ महिलाएं ऐसी थी जो शिक्षा के लिए क्या नहीं करती थी, आजीवन विवाह नहीं करती थी, उन महिलाओं को बोलते हैं अमाजू। देखिए महिलाएं हैं, उन्हें वो फैसले लेती है खुद कि हम क्या नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, उन महिलाओं को क्या बोलते हैं, अमाजू। ये देखिए ऋग्वैदिक काल में इतनी छूट महिलाओं को दी जाती थी। आज देख लीजिए हम बोलते हैं लोकतंत्र है, ये है वो है, लेकिन महिलाओं को इतनी छूट नहीं है। हमारे घरों में देख लो, कोई लड़की बोल दे कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगी तो घर में भूकंप आ जाता है। इतनी छूट हमें आज भी नहीं मिलती है, और जितनी छूट ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को मिलती थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या थी, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब देखिए समाज मैंने बताया, वर्ण व्यवस्था मैंने भी बताई कि कर्म आधारित थी। कर्म आधारित थी कि जाति तो थी नहीं, जातीय असमानता नहीं थी। देखिए जातीय असमानता नहीं थी तो क्या होंगे, अंतर जातीय विवाह भी होते थे, अंतर जातीय विवाह भी होते थे। सामाजिक असमानता भी नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, सामाजिक असमानता भी नहीं थी। देखिए दास प्रथा का प्रचलन था, अभी ऋग्वेद काल में क्या था, दास प्रथा का प्रचलन था। लेकिन दासों के साथ बुरा बिहेव नहीं किया जाता था,
उस टाइम क्या, आज भी देख लो, दासों के साथ भारत में बुरा बिहेवियर नहीं किया जाता है। तो ये तो था ऋग्वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन। क्या था? वर्ण व्यवस्था थी, किस पर आधारित? क्रम पर आधारित। जातीय असमानता नहीं थी, सामाजिक असमानता नहीं थी, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार, वर चुनने का अधिकार था, नियोग प्रथा प्रचलन में थी, दहेज, बाल विवाह और सती प्रथा, इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और क्या था? विषफला महिला थी जो योद्धा थी, यानी महिलाओं को युद्ध में जाने का भी क्या था? अधिकार था। और ताउम्र शिक्षा के लिए शादी नहीं करने वाली महिलाओं को क्या बोलते थे? अमाजू बोलते थे। अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन। अब देखिए आर्थिक जीवन किस प्रकार ये अपना जीवन यापन करते थे। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे या आर्यंस थे, वो यायावर जीवन जीते थे। यायावर, या बोल सकते हैं घुमंतु। एक स्थान पर नहीं रहते थे, एक स्थान पर आए, कुछ समय रहा, वहां उन्हें जीवन यापन करने के साधन कम हो गए, तो क्या हुए? अगले स्थान पर चले गए। इसको बोलते हैं यायावर जीवन या घुमंतु जीवन। जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो था पशुपालन। क्या? पशुपालन। और पशुपालन में भी सबसे महत्वपूर्ण जो पशु थे उनके लिए, एक तो घोड़ा और दूसरा क्या था? गाय। इन दो पशुओं पर उनका जीवन क्या था? आधारित था। कृषि पर आधारित नहीं थी इनकी अर्थव्यवस्था, कृषि को इतना महत्व नहीं देते थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार मिलता है? मात्र 24 बार मिलता है। कितनी? मात्र 24 बार। और उसमें भी क्या है? 21 बार छेपक है। छेपक का मतलब बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेदिक की जो रचना हो रही थी, रचना होने के समय नहीं, उसके बाद में जोड़े गए हैं। 21 बार छेपक है, टोटल 24 बार है, तो मात्र कितनी बार उल्लेख हुआ है? मूल रूप से हुआ है 3 बार उल्लेख। तो मतलब आर्यंस थे ऋग्वैदिक काल के, वो कृषि को इतना महत्व नहीं देते थे। सबसे ज्यादा महत्व देते थे गाय व घोड़ा, इन दो पशुओं को। मुद्रा का कोई उल्लेख नहीं मिला है ऋग्वेद में, हमें मुद्रा का कोई उल्लेख नहीं मिला है। अगर मुद्रा नहीं है, मान लीजिए कहीं व्यापार करना है, कुछ मान लीजिए कि किसी के पास घोड़े ज्यादा है और किसी के पास गाय कम है, तो वो क्या करता? घोड़ा दे देता, गाय ले लेता, या गाय देकर कुछ अन्य सामान अपना जरूरी होता वो ले लेता। तो बोल सकते हैं व्यापार क्या था? व्यापार था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय। मुद्रा का उल्लेख नहीं था, व्यापार, वस्तु विनिमय था। और कृषि पर इतना महत्व नहीं देते थे। ये 24 बार इनका उल्लेख मिला है ऋग्वेदिक काल में, जिसमें से 21 बार छेपक है, यानी बाद में जोड़े गए हैं। ये तो था इनका आर्थिक जीवन। अब देखिए राजनीतिक जीवन इनका किस प्रकार था। देखिए राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्यंस क्या थे? कुशल योद्धा थे। योद्धा थे तो क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। युद्ध करेंगे तो क्या होगा? लीडरशिप की जरूरत होती है युद्ध करने के लिए, यानी राजा। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का क्या करते थे? चुनाव करते थे। क्या करते थे? चुनाव करते थे। अगर राजा का चुनाव हो रहा है तो मान क्या अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि राजा का पद क्या था? नहीं था? वंशानुगत। वंशानुगत नहीं था। राजा का पद क्या नहीं था? वंशानुगत नहीं था। देखिए राजा जरूरी क्यों हो जाता है? मान लीजिए आर्यंस आए थे, किसी ने कहा तिब्बत से आए, किसी ने कहा जर्मनी से आए, किसी ने कहा मध्य एशिया से आए। मान लीजिए कि सबसे सर्वमान्य मत है मैक्स मुलर का कि आर्यंस कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से मान लीजिए 1 लाख आर्यंस वहां थे। कितने थे? 1 लाख। क्या 1 लाख आर्यंस एक साथ आ गए थे? ये तो संभव नहीं है। कुछ कबीले के रूप में आए होंगे, पहले 100-200 आए होंगे, फिर 100-150 या 200 का दूसरा कबीला आया होगा। तो अगर किसी नए स्थान पर आते हैं, नए स्थान पर रहना होता है, तो क्या होगा? संघर्ष होगा। संघर्ष होगा तो क्या होगा? युद्ध होगा। और युद्ध होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? राजा की
जरूरत पड़ेगी। वो कहते हैं ना, खेल शतरंज का हो या मैदान जंग का, कि खेल शतरंज का हो या मैदान जंग का, बगैर राजा के युद्ध नहीं लड़े जाते। तो वही है कि राजा का क्या करते थे, चुनाव करते थे। चुनाव करते थे तो मान लीजिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा का पद क्या नहीं था, वंशानुगत नहीं था। अभी मैंने बताया कि कबीले के रूप में आए थे, यानी कबीला या बोल सकते हो या जन बोल सकते हो। तो जो राजा था वो क्या हो गया, जनस्य गोप, जनस्य गोप या इसे बोलते थे गोप्ता। राजा को क्या बोलते थे, जनस्य गोप या गोप्ता। देखिए राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। क्या नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी। जब युद्ध लड़ने जाते तो वो उनमें से एक अच्छे कुशल योद्धा का चुनाव कर लेते हैं, ये हमारे क्या करेगा, लीडरशिप करेगा। तब वो सारे एक साथ चलते जाते हैं। युद्ध खत्म हो गया, वो आगे अपने अपने काम में लग गए। मतलब राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध किसके लिए होते थे, तो युद्ध होते थे पशुओं के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आर्थिक जीवन में कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, पशु थे। कृषि पर आधारित नहीं था उनका आर्थिक जीवन। तो पशु महत्वपूर्ण है, तो लड़ाई भी किसके लिए होगी, पशुओं के लिए होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर एक गाय है, वो गाय एक कबीले को चाहिए तो दूसरे कबीले वाले को भी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन का क्या है, आधार है। उसी से जो दूध या छाछ, जो घी जो भी निकलता है, उनसे वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और जहां जीवन यापन की बात आती है वहां संघर्ष होता है, संघर्ष होता है तो लड़ाई होती है। लड़ाई किसके लिए होती थी, पशुओं के लिए होती थी। अब देखिए राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं थी। कौन सी, पहली थी विदत। कौन सी, विदत। यह करती थी धन का बंटवारा, धन का बंटवारा। तो सर धन का बंटवारा कैसे, पैसे तो थे ही नहीं उस टाइम। तो मान लीजिए कोई 20 लोग हैं, वो अपना कबीला छोड़कर दूसरी जगह गए और युद्ध करके 3 गाय या 4 गाय, मान लो 4 गाय लूट कर लाए या छीन कर लाए। अब देखिए 20 लोगों में 4 गाय बांटना मुमकिन नहीं है। पैसे हो 400 रुपए हो, 500 रुपए हो या 20,000 हो, उनका डिवाइडेशन हो सकता है, लेकिन गाय का कैसे हो। तब ये संस्था क्या करती थी, इन 20 लोगों को बुलाती थी और इन 20 में से जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, क्या होती थी, सबसे ज्यादा जरूरत, उन 4 लोगों को ये गाय दे देती थी। बच गए कितने, 16। तो नेक्स्ट टाइम जब ये 20 कोई अन्य जगह जाएंगे और कोई 1 या 2 या 3-4 गाय और लेकर आएंगे, मान लीजिए 3 ले आए, तो ये 4 गाय जिन लोगों को दी गई थी उनको अब इस बार प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बचे हुए लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार क्या होता था, धन का बंटवारा होता था। दूसरी है सभा। यह था श्रेष्ठ या कुलीन बोल सकते हो, कुलीन लोगों का समूह है। राजा को बताने के लिए कि इस प्रकार करेंगे तो यह अच्छा होगा। तो इस सभा का जो उल्लेख है ऋग्वेद में वो मिलता है 8 बार। इस बात को याद रखना, ये याद मत रखना चाहिए, इसको याद रखना कि सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, 8 बार मिलता है। अब देखिए समिति, समिति थी जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों का समूह है। तो और इसका उल्लेख कितनी बार मिलता है, 9 बार। वही बात कि समिति क्या थी ये याद नहीं रहे ना रहे, लेकिन ये याद रखना कि समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, 9 बार मिलता है। अब इसके अलावा राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री भी थे। टोटल 12 मंत्री थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। एक तो था पुरोहित, सलाहकार बोल सकते हो, राजा को एडवाइस देने का कार्य करता था। दूसरा होता था युवराज। हालांकि ये ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में नहीं थे, अंत में क्या हो गए थे, राजा का पद प्रारंभ में वंशानुगत नहीं था, अंत में वंशानुगत होने लगा था, तब ये युवराज पद बना। और फिर सेनानी यानी सेनापति, और ये वज्रपात, इसको याद रखना, वज्रपात होता है गोचर भूमि का मुख्य, गोचर भूमि का मुख्य। आज भी गांव में पशुओं को चराने के लिए पंचायत खाली जगह छोड़ती है, उस खाली जगह को बोलते हैं गोचर। तो उस समय में कहां भी पशुओं का था, सबसे महत्वपूर्ण ही पशु थे, तो उनके पशुओं के चरने फिरने के लिए क्या होती थी, भूमि छोड़ी जाती थी, उस भूमि को बोलते हैं गोचर भूमि। और एक सूत, ये कोई रथ वगैरह हथियारों इनका क्या करता था, निर्माण करता था। अब देखिए क्या हो गया, 3 तो संस्था थी, कौन सी, विदित, सभा और
समिति सभा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 8 बार। और समिति का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 9 बार। तो राजा था तो गुप्तचर भी होंगे, राजा था तो क्या होगा? गुप्तचर भी होंगे, तो गुप्तचर को बोलते थे स्पंस। और जो न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश, उसको बोलते थे प्रश्नाविक। गुप्तचर को क्या बोलते थे? स्पंस। और न्यायाधीश को बोलते थे प्रश्नाविक। अब देखिए एक बलि, याद रखना बलि, ये आगे भी हमारे उत्तर वैदिक काल में काम आएगा। बलि क्या होती है? राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर, कि कोई इंसान किसी को राजा चुना, या जो राजा था कालांतर में वंशानुगत हो गया था पद, जो राजा था उसको अपनी इच्छा अनुसार कर बोल सकते हो या भेंट बोल सकते हो। अब उसकी इच्छा पर डिपेंड करता था, कोई जरूरी नहीं था, राजा इस पर फोर्स नहीं करता था कि मेरे को देना ही पड़ेगा। कोई इंसान की इच्छा है तो क्या दे दो, राजा को क्या दे दो? कर दे दो। और उस कर को क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। देखिए कुछ राजनीतिक इकाइयां थी ऋग्वैदिक काल में, क्या थी? कुछ राजनीतिक इकाइयां। राजनीतिक इकाइयां कैसे? मैंने अभी बताया कि जो आर्यंस आए थे वो क्या आए थे? कबीलों के रूप में आए थे। उन कबीलों को क्या बोलते थे? जन भी बोलते थे। तो इन शुरू में जो आए तो क्या थे? जन, फिर क्या हुआ? विष, और फिर ग्राम। जन, विष, ग्राम और कुल, ये क्या हो गई थी? 4 इकाइयां हो गई थी। जन का मुख्य कहलाएगा जनस्य, जन का मुख्य जनस्य। विष का विषपति, विषपति। ग्राम का ग्रामीणी, और कुल का कुलुक। ये याद रखना। राजनीतिक इकाइयां प्रश्न पूछ लेते हैं कि जन का मुख्य क्या कहलाता है? जनस्य। विष का मुख्य है विषपति, ग्राम का ग्रामीणी, और कुल का कुलुक। ये तो था आर्यंस का ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन क्या था। देख लीजिए, राजा था, प्रारंभ में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, बाद में कालांतर में वंशानुगत हो गया था। युद्ध होते थे किसके लिए? पशुओं के लिए, गाय या घोड़े के लिए। राजा की सहायता के लिए 3 कुछ सभाएं थी, जिनमें से मुख्य है विदत सभा और समिति। विदत धन का बंटवारा करती थी, सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है और समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। 12 मंत्री होते थे, जिनमें से महत्वपूर्ण पुरोहित, युवराज, सेनानी, वज्रपात और सूत था। और गुप्तचर को स्पंस बोलते थे। न्यायाधीश प्रश्नाविक कहलाता था। और कुछ 4 राजनीतिक इकाइयां, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। जन को जन, विष, ग्राम और कुल। जन का मुख्य कहलाता जनस्य, विष का विषपति, ग्राम का ग्रामीणी, और कुल का कुलुक। ये तो था राजनीतिक जीवन। अब देखते हैं धार्मिक। अब देखिए धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, अगर बात करें धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन में सबसे पहले कि किन देवताओं को मानते थे? तो बहुदेववाद, बहुदेववाद। कुछ सिद्धांत देखिए, उनमें से पहला है बहुदेववाद, मतलब एक से अधिक देवताओं को क्या थे? पूजते थे एक से अधिक देवताओं को। अब देखिए एकाधिदेव, एकाधिदेववाद, यह सिद्धांत दिया था मैक्स मुलर ने, इसको ध्यान रखना। मैक्स मुलर, यह क्या था कि मैक्स मुलर ने कहा कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्यन थे वो क्या करते थे? एक दिन एक देवता को महत्वपूर्ण मानते थे। एक दिन एक देवता उनके लिए क्या हो जाता था? महत्वपूर्ण। बाकी अन्य क्या हो जाते थे? गौण हो जाते थे। उसके बाद बारे में एक देवता क्या हो गया? महत्वपूर्ण, बाकी उस दिन क्या हो जाते थे? गौण। ये उस टाइम नहीं, आज भी हमें देखने को मिलता है। देखिए सोमवार आता है, हम शिव जी की उपासना करते हैं, बाकी देवताएं शिव जी के सामने क्या होता है? थोड़ा गौण मानते हैं, उनकी उपासना इतनी हम नहीं करते। हालांकि पूजते सभी को है, लेकिन सोमवार एक पर्टिकुलर दिन किसका हो गया? भगवान शिव का। नेक्स्ट दिन उठे मंगलवार, भगवान हनुमान का।
और उससे अगला दिन बुधवार गणेश जी की पूजा करते हैं। तो एक दिन एक देवता को सबसे अधिक माना जाना क्या कहलाता है? एकादि देववाद। और यह किसने दिया था? मैक्स मुलर ने। इस बात को ध्यान रखना कि एकादि देववाद का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मुलर ने। अब एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद मतलब एक ही देवता का अस्तित्व या एक ही देवता में मानने का उल्लेख भी मिलता है। निर्गुण भक्ति का भी उल्लेख मिलता है। निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। जो यज्ञ आदि होते थे वो क्या थे? यज्ञ अनुष्ठान वो क्या थे? सरल थे। और इनको करता कौन था? घर का मुखिया। तो मुख्य इंसान होता था, वो क्या करता था? यज्ञ आदि करते थे। कुछ देवताएं हैं, देवता महत्वपूर्ण देवता देख लीजिए। एक वरुण, इंद्र, सूर्य, अग्नि, मित्र, ये क्या थे? महत्वपूर्ण देवता थे। इसके अलावा कुशन, जैसा कि हम जानते हैं इंद्र क्या हो गया? वर्षा का देवता हो गया था। इंद्र देवता सबसे महत्वपूर्ण थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता सबसे महत्वपूर्ण थे। सूर्य हो गया, अग्नि हो गया। अग्नि देवता को मानते थे मध्य देव। मतलब अगर किसी अन्य देवता की पूजा करनी है, मान लीजिए हम यज्ञ कर रहे हैं तो आहुति किस में देते हैं? यज्ञ कर रहे हैं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, क्या करें? बारिश करें। और आहुति किस में दे रहे हैं? अग्निदेव को, कि हे अग्निदेव हमारी बात किस तक पहुंचाओ? इंद्र देव को तक पहुंचाओ। तो अग्निदेव को क्या बोलते थे? मध्यस्थता का देवता कहा जाता था। अब देखिए इन देवताओं को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। वो 3 कैटेगरी थी, याद रखना। एक पृथ्वी के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता और तीसरा वायु के देवता। ये 3 क्या थे? देव थे। यहाँ इन देवताओं को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। वायु की जगह आप आकाश कर सकते हो। क्या कर दो? आकाश। आकाश मुख्य देवता तो ये थे, वरुण, इंद्र, सूर्य, अग्नि, मित्र, कुशन। ये देवता क्या थे? मुख्य थे। लेकिन देवताओं की कैटेगरीज बांटी गई थी। वो क्या थी? पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। तो ये तो था ऋग्वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन। आज के लिए ऋग्वैदिक काल कंप्लीट हो गया। देखिए हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ लिया कि आर्यंस कहां से आए थे, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लिया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए थे। जैसे सरस्वती ने कहा, दयानंद जी सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। पेंकावार्ट ने कहा कि जर्मनी से आए थे। और गंगाधर झा ने कहा कि मध्य भारत के थे। और मैक्स मुलर ने कहा था कि मध्य एशिया से थे। और मैक्स मुलर वाला में याद रखना है। उसके बाद उनका सामाजिक जीवन कैसा था? हमने देखा कि समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ था। वर्ण कर्म आधारित थे, न कि जन्म आधारित। महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। उसके बाद में हमने देखा उनका सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन किस पर निर्भर थे? पशुओं पर निर्भर थे। कृषि को इतना महत्व नहीं देते थे। फिर हमने देखा राजनीतिक जीवन में देखा कि राजा का पद शुरुआत में तो वंशानुगत नहीं होता है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल के अंत में क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं थी, जिसमें समिति, विदत और सभा और कुछ मंत्री थे। 12 मंत्री थे। पुरोहित, युवराज, सेनानी, वज्रपात, ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे। फिर हमने देखा धार्मिक जीवन किस प्रकार था। तो इन धार्मिक जीवन में देखिए क्या है? वरुण, इंद्र, सूर्य, अग्नि, मित्र, ये क्या है? पुरुष देवता है। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष देवताओं की धार्मिक जीवन, इनके पुरुष देवताओं की पूजा क्या होती थी? सबसे अधिक होती थी। बहुदेववाद था, मतलब एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे। मैक्स मुलर ने एकाधिदेववाद का सिद्धांत दिया, ये याद रखना। एकाधिदेववाद का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मुलर ने। ये होता था क्या था कि एक दिन किसी एक देवता को महत्वपूर्ण माना जाता था और अन्य देवता क्या हो जाते थे? उसके सामने गौण हो जाते थे। मैंने बताया भी था कि सोमवार को शिव की पूजा करते हैं, मंगलवार को हनुमान की और बुधवार को गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। ये तो क्या है? एकादशी देववाद। तो यह था हमारा ऋग्वैदिक काल।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन क्या था, उनका भौगोलिक विस्तार आर्यों ने कहां तक कर लिया था, क्या किस प्रकार उनका राजनीतिक जीवन था, क्या क्या बदलाव आए थे कंपैरिजन में कि ऋग्वैदिक काल में ये थे तो उत्तर वैदिक काल में ये बदलाव हमें देखने को मिले थे। इसके बारे में पढ़ेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।